हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में C-TET पेपर 2 यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लगाते हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, इसका और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। सोशल साइंस में आपको पता है 60 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रहता है और 20 सवाल आपका पेडागोजी से पूछा जाता है। आज के इस क्लास में हर बार की तरह 60 सवाल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, यहाँ पर हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, आगे भी क्लास मिलता रहेगा। आपसे आशा करेंगे कि क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप खुद से कर दिया करेंगे। हर एक सवाल को आप अच्छे से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। जहाँ पे भी लगे एक समझ नहीं आ रहा है, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, या नहीं तो सवाल और उसके आंसर को रट लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होना नहीं है। और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा आपको जवाब आपका खुद से मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। मेहनत में क्या करना है, जहाँ भी आपको जवाब नहीं पता हो थोड़ा सा आप उसे याद करने की बस कोशिश करिएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। ये तो सबको पता ही है कि C-TET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 85 से लेकर के 90 के बीच में काफ़ी लोगों का जो मार्क्स है वो आके अटक जाता है। तो वैसा आपके साथ ना हो, टाइम है अभी आपके पास, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आइए सबसे पहला सवाल यानी कि 91 नंबर जो उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखा है? बहुत बार पूछा गया सवाल है, बताइए। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, हेनरी डेजियो, पंडिता रमाबाई या फिर ज्योतिबा राव फुले। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिबा राव फुले। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा काश्तकार का चाबुक नामक एक पुस्तक है वो लिखा गया है। इन्होंने ना आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक एक मराठी पत्रिका भी निकाली थी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका भी इनके द्वारा निकाला गया था, याद रखेंगे। नंबर 2 यानी कि 92 कह रहा है, पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। मतलब संस्कृत के बारे में इनको बहुत अच्छे से जानकारी था। इस संदर्भ में विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं। और यहाँ पर कह रहा है क्या, ऐसा विकल्प को चुनिए जो उनके जीवन और विचार को दर्शाता है। ठीक है, पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। बच्चों के द्वारा यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। बताइए किस कथन से आपको पता चलता है उनके जीवन और विचार के बारे में। पहला कह रहे हैं हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है। दूसरा कह रहा है पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तीसरा कह रहा है एक किताब या फिर कहिए जिसे आप पुस्तक कहते हो, ये लिखा गया। नाम था स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी। आशा है कि सवाल को आप समझ पाए होंगे। देखिए, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी ना, यह सही है। ठीक है, उनके जीवन और विचार को समझने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पूना में एक विधवा गृह की स्थापना जो है ये सही हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होता है 1881 का वह साल था जब इन्होंने क्या किया था, आर्य महिला सभा और पूना में एक विधवा गृह की स्थापना ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ना 2 हो जाएगा, केवल दूसरा क्या है सही है। नेक्स्ट नंबर 93 कह रहे हैं 750 से 1750 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में नई तरह के फसलों का प्रचलन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल इस समय प्रचलन में आ गई थी? देखिए, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, सभी यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 टिक करना होता है। ये सभी 750 से 1750 के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप में नई तरह की फसलों का प्रचलन हुआ। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सभी शामिल थे इसमें। ठीक है, आइए 94 पर कह रहा है दक्षिण भारत में चोलों के समय वेट्टी, कदमाई, कुदमाई या फिर तट्टोली नामक कर नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। दक्षिण भारत में
तो आपको यहाँ पर नंबर फर्स्ट बताना होता है। वेट्टी कहते थे। दक्षिण भारत में चोलों के समय वेट्टी नामक कर नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। 95 कह रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में क्या सत्य नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख पता है ना किससे जुड़ा हुआ है? कलिंग के जो खारवेल थे उन्हीं से संबंधित था। ठीक है, कलिंग के शासक खारवेल के विषय में सूचना देता है, बिल्कुल सही है। इसमें शासक की उपलब्धियों का वर्षानुरूप विवरण दिया गया है। तीसरा कह रहा है इसमें खारवेल के जीवन के 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। चौथा कह रहा है इसमें यह वर्णित है कि उसने नंदों द्वारा बनाई गई नहर का पुनर्निर्माण करवाया था। क्या होगा सही यहाँ पर? यहाँ पे सभी सही है, एक को छोड़कर। वह कौन सा है? 15 वर्ष। यहाँ पर आपको 13 वर्ष करना होता है। ध्यान दें, हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में कलिंग के शासक खारवेल के विषय में सूचना देता है, बिल्कुल सही है। इसमें शासक की उपलब्धियों का वर्षानुरूप विवरण दिया गया है, सही है। इसमें खारवेल के जीवन के 15 नहीं बल्कि 13 वर्ष की उपलब्धि का वर्णन है। और इसमें यह वर्णित किया गया है कि उसने नंद के द्वारा बनाई गई नहर का पुनर्निर्माण करवाया था। आशा है कि आप समझ गए होंगे, है ना। आइए 96 पर बताना है कि अतीत में बनी हुई और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञानी, संग्रहालय विज्ञानी, इतिहासकार या फिर पुरातत्वविद। तो ध्यान रखना होता है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। नंबर 4 राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने, बताइए इन सब में से कौन सा ऑप्शन है जिस पर कह रहा है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था? ऑप्शन है कम आय पर एक विशाल सेना रखने हेतु। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ना बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। कह रहा है क्यों किया था? कम आय पर एक विशाल सेना रखने के लिए, या फिर सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु, या फिर राज्य के अन्न भंडारों में अन्न संचय करने के लिए, या फिर व्यापारियों को लाभ देने हेतु। किस वजह से इनके द्वारा किया गया था? ध्यान रखेंगे, सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्यों किया था लागू? सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु। नंबर 98 कह रहा है जौनपुर के सरकी शासकों के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले जौनपुर में सरकी शासक थे। ठीक है, अच्छा, सरकी वंश का शासन यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 1394 1394 से 1479 तक चलता है सरकी वंशों का शासक। ठीक है, अब देखते हैं, सरकी का शासनकाल 1 शताब्दी से कम रहा। 1394 से 1494 अगर होता तो मानते 1 शताब्दी, तो वो रहा नहीं, पहले ख़त्म हो जाता है। सही बात है ये। इस वंश का महानतम शासक इब्राहिम था। क्या यह सही है? हाँ, सही है। उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत अटाला मस्जिद थी सरकियों का। क्या यह सही है? हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। सिकंदर लोदी जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहलोल लोदी बताना होता है। बहलोल लोदी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। जौनपुर के सरकी शासक के विषय में सत्य नहीं है। सिकंदर लोदी ने इस राज्य पर अधिकार किया, बहलोल लोदी ने अधिकार कर लिया था। बाद वक्त सरकियों का शासनकाल 1 शताब्दी से कम रहा। इस वंश का महानतम शासक इब्राहिम था। उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत अटाला मस्जिद थी। 99 कह रहा है शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। क्या? शाहजहां के बल्ख का उद्देश्य क्या था? पहला कह रहा है काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां से में एक मित्र शासक को लाना, या फिर मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, या फिर मुगल सीमा को अनुदारिया तक निर्धारित करना, या फिर मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। बताना है कि शाहजहां के द्वारा जो बल्ख अभियान किया गया था उसका क्या कारण था।
उनका मुख्य कारण, मेन कारण था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना रहा था। शाहजहां का बल्ख अभियान क्या करना था? मित्र को लाना था, मित्र शासक को। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, सवाल हूबहू पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं होगा। बस सारे आंसर को आप अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए। नंबर 100 करेक्ट। सूफियों में इन सब में से किसने है जो कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? नाम है शाह अब्दुल अजीज, या फिर शाह मोहम्मद गौस, या फिर ख्वाजा मीर दर्द, या फिर शाह वली उल्लाह। तो ध्यान रखेंगे, सूफी संत में मोहम्मद गौस का नाम जो आपका है शाह मोहम्मद गौस, इन्होंने ना कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ध्यान रखिएगा, सूफी में से कौन से? शाह मोहम्मद गौस सूफी थे जिन्होंने कि कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था, माना था। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? पहला कह रहा है स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि, या फिर अस्पृश्यता की समाप्ति। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो प्रार्थना समाज की मांग नहीं है, जो नहीं रहा था? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में 1867 में किया गया था। केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज का प्रमुख जो मांग है वो क्या था? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और विवाह की आयु में वृद्धि करना था। अस्पृश्यता की समाप्ति आपको ध्यान रखना होता है, ये उनका नहीं रहा था, यानी कि नंबर 4 101 का हो जाएगा। चलिए एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, काफ़ी इजी सवाल है, जवाब पता हो कमेंट करेंगे आप। निम्न में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो जाति के आधार पर न्याय के क्षेत्र में कुछ असमानताएं दूर करना चाहता था तथा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों की भांति शक्ति देना चाहता था? बताइए। बाद में उनको हटा दिया गया था, उनके देश में खुद उनका विरोध होने लगा था। विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड रिपन, या फिर लीटन, क्या नाम है उनका? यह सवाल आपके लिए है, कमेंट करके आप बताइए। 102 लिख करके जो भी राइट आंसर है आप जरूर बताइएगा अगर आपको जवाब पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया? निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत, ये शीर्षक था, इसके तहत 7 लेख का प्रकाशन किया था? तिलक किए, लाला लाजपत राय किए, अरविंद घोष किए, या फिर विपिन चंद्र पाल किए थे? सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत, क्या नाम है? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत नाम है, शीर्षक का 7 लेख का प्रकाशन किया था। 104 करेक्ट। भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए, काम करिए, यह जो सवाल है ना 102, इसका जवाब आप देखिए। न्यायाधीशों को भांति शक्ति देना चाहता था, है ना? यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन नाम है उनका। ठीक है, 104 है भारत की राजधानी से संबंधित है, तो इसका जवाब आपको ज़रूर पता होगा। अगर आपने उसका जवाब दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसका जवाब बताइए। भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था किसने? कैनिंग ने, इरविन ने, लॉर्ड रिटन ने, लॉर्ड वेलिंगटन ने? यहाँ पे आपको भी जवाब बता ही दे रहे हैं ना, लॉर्ड इरविन हो जाएगा सही जवाब। 1926 से 31 तक भारत का ये वायसराय रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? एनी बेसेंट कह रहा है कि वह जो है वर्ष 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। सेकेंड कह रहा है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की। वर्ष 1925 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। और कह रहे हैं उन्होंने जीबी कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र माना। चारों में से सही क्या है बताइए? एक इसमें से गलत है, वो आपको पता चल गया होगा शायद, है ना? देखिए, वह 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, सही है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, सही है। 1925 में पहली महिला, तो नहीं, ये गलत है। और उन्होंने
कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र माना, सही है। नंबर तीसरा वाला गलत है, क्यों? क्योंकि इस समय में ना सरोजनी नायडू बनी थी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुंवारी देवी के मोहर की खोज की गई थी? बताइए, कुंवारी देवी कहाँ से मिला है? कुंवारी देवी कहाँ से मिला है? ये आपका हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या मिला है? कुंवारी देवी की मोहर मिली है, ठीक है। 107 करेक्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीन लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, या फिर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में? देखिए, अगर यहाँ पे पूरब है, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, तो आपको पता है इस जगह पे हुआ था, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा ना। एक सेकेंड, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर है उत्तर, यहाँ है पश्चिम। उत्तर पश्चिम के एरिया में, या अगर आपको ध्यान हो, सुलेमान जो कि पाकिस्तान में है, किरथर पाकिस्तान में है, यहीं पर लोगों ने क्या किया था, तो फसल उगाना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। महाजनपदों में मिलने वाले वलयकूप का उपयोग होता था, क्यों? क्या करने के लिए? वलयकूप। वलयकूप कपड़ा धोना, गलत। सिंचाई करना, गलत। कूड़ेदान के रूप में, सही। नाली के रूप में, सही। वलयकूप आपको याद रखना है दोस्तों, वलयकूप में कूड़ेदान और नाली, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये ना नॉर्मली लकड़ी का, मिट्टी का, या फिर आप कह सकते हो कच्चा जो ईंट होता था उसका बनाया जाता था। तीसरा चौथा सही है, नंबर थर्ड राइट आंसर है। बताइए, बहुत बार पूछा गया सवाल है, गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना है, या फिर मंदिर के अंदर एक सभागार है जहां लोग इकट्ठा होते थे। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा होता था, या फिर एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी? बताइए, गर्भगृह किसे कहते थे? एक कमरा जहां मंदिर में देवी या फिर देवता की मूर्ति रखी जाती थी। नंबर 4 क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्या निम्नलिखित में से किन शब्दों का वर्ष 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता था? ठीक है, वर्ष 1949 में संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र, संप्रभु, यहाँ पे शायद आपको कन्फ्यूजन होगा। बताइए क्या होगा सही जवाब? आपको ध्यान रखना होता है, वर्ष 1949 यानी कि 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए लोकतांत्रिक, गणतंत्र और संप्रभु का यूज किया जाता था, दूसरा का नहीं। पहला, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? बताइए, करेवा कश्मीर हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तरांचल हिमालय में, या फिर उत्तर पूर्वी हिमालय में? तो यहाँ पे नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में करेवा। क से करेवा, क से कश्मीर, आप यहाँ पे याद रखिए, बहुत ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रखना है ना, करेवा कश्मीर। तूफान, महोर्मी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? जैविक, जलीय, भौमिक, वायुमंडलीय? कहने का मतलब है कि तूफान जो महोर्मी आता है ना, आप ऐसे बताइए ना बस कि वो कहाँ आता है, यही समझना है बस आपको। ये किस जगह आता है? समुद्र में आता है। समुद्र में आता है तो ये जलीय वाला हो जाएगा ना। तूफान महोर्मी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो जलीय वाला है, नंबर सेकेंड राइट आंसर है। कह रहा है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री दशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतर क्या होगा? तो आपको 90 में 15 से डिवाइड करना है, 15 गुना 6 करेंगे तो 90 आ जाएगा, है ना। 6 घंटे का अंतर होता है, नंबर थर्ड सही जवाब है। 114 बताइएगा। कह रहा है संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कौन सा? संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कौन सा? महानदी घाटी है, दामोदर है, कोयल नदी है, या फिर गोदावरी नदी घाटी है? बताइए। आशा है कि आप समझ गए होंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य में फैला हुआ है, कौन सा? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। कौन सा है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र सही जवाब है। निम्न में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? बताइए, संविधान का कार्य कौन सा नहीं है?
पहला कह रहा है नागरिकों को अधिकार की गारंटी देना, दूसरा कह रहा है केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन करना, तीसरा है साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, चौथा है सत्ता में अच्छे लोगों के आने को सुनिश्चित करना। बताइए कौन सा कार्य संविधान का नहीं होता है करना? तो देखिए, नागरिक को अधिकार की गारंटी देना संविधान का ही काम है, केंद्र राज्य की शक्ति का विभाजन करना ये भी संविधान का ही कार्य होता है, साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना ये भी होता है, लेकिन सत्ता में अच्छे लोगों के आने को सुनिश्चित करना ये नहीं होता है। सत्ता में आने का कोई मानदंड निश्चित नहीं किया गया, ये आपको पता है। जो कैदी होता है, जो जिन पे मतलब केस वगैरह चल रहा होता है, वो भी सत्ता में आता है ना, तो फिर यहाँ पे तो होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन करता है? मौलिक अधिकार का सटीक वर्णन कौन करता है? संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। तो देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, नंबर सेकेंड यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन है जो मौलिक अधिकार का सटीक वर्णन करता है? तो मौलिक अधिकार का सटीक वर्णन करता है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? पहला कह रहा है उम्मीदवारों का नामांकन, मतदाता सूची तैयार करना, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण, या फिर आचार संहिता लागू करना। तो पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण जो है ना, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, इसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग का मेन काम होता है ये। भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय शक्तियां किसके हाथ में सौंपी है? तो यहाँ पर ना केंद्र के हाथ में आपको बताना होता है, ठीक है। भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ किसके पास? केंद्र को दिया है। सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में से मिट्टी का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है? भूतत्व विज्ञान में, जलवायु विज्ञान में, जल विज्ञान में, या फिर समुद्र विज्ञान में? पता ही होगा आपको, है ना। भूतत्व विज्ञान यहाँ पे नंबर 1 सही जवाब है। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? बताइए, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? सही जवाब हो जाएगा जिला स्तर पर काम करती है, ठीक है। जिला स्तर नंबर 3 सही जवाब है। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था कब? भारत में पहला आम चुनाव ना 1951-52 में सही हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। डेट अगर आप जानना चाहो तो 21 अक्टूबर को हुआ था और 21 फ़रवरी तक चला था, ठीक है। 1951 से 1952 तक, 21 अक्टूबर से 21 फरवरी तक। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? किसके बारे में कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य को चुनना है, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में ना निर्वाचक मंडल में कौन? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कौन होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 123 कह रहा है कि भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता था? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर विधानसभा? अनुच्छेद 80 के तहत आपको पता है राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, और राज्यसभा को ही आप पहले भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते थे। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया? सरला देवी चौधरानी, पंडिता रमाबाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। देखिए, सबसे पहला नाम आपको यहाँ पर सरला देवी रखना होता है याद, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, ठीक है। 1910 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। किसने? सरला देवी ने किया था। सरला देवी चौधरानी याद रखना होता है।
निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपको पता है ना, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, तो कौन नहीं थे? नेहरू नहीं थे, मुंशी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, कौन नहीं थे बताइए? यहाँ पे आपको महात्मा गांधी नंबर 4 बताना होता है सही जवाब, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? बताइए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको ध्यान रखना होता है, पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस उत्पादित किया जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पर आपको बताना होता है कौन सी गैस का उत्पादन होता है ना, ऑक्सीजन का लिया किया जाता है इनके द्वारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है? मतलब एक स्कूल है जो त्यौहार मना रहा है, इनमें से कौन सी परिस्थिति है जो विविधता के जश्न को दर्शा रहा है? हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली। विविधता को दर्शाना है तो इसका मतलब है कि जिस राज्य वैसा राज्य जहाँ पे उसका कुछ काम हो ही नहीं रहा है, दूसरे स्टेट का कुछ अच्छे से मनाया जा रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, ओणम आपको पता है यहाँ पे साउथ में मनाया जाता है और यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भाग में यहाँ पे मनाया जा रहा है, ये विविधता दिखा रहा है। बाद बाकी तो सब काम वही हो रहा है जो जहाँ होता है। कह रहे शिकारियों का एक छोटा समूह, नाम है हदजवास, यहाँ पर स्थित है। बताइए, शिकारियों का एक छोटा सा समूह होता है जिसका नाम है हदजवास, कहाँ पर होता है हदजवास? रिफ्ट वैली झील के पास, हड़प्पा के पास, मेसोपोटामिया के पास, थार के पास। आपको पता होगा हदजवास के बारे में शायद आप में से बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े होते आप ऐसे ध्यान रखिए, हड़प्पा में अगर रहता तो आपको दिखा, आपने पढ़ा होता, मेसोपोटामिया भी पढ़े होते आप, थार में भी पढ़े होते, लेकिन रिफ्ट वैली आपको शायद ज़्यादा देखने को कहीं नहीं मिला होगा। तो आप दिमाग भी लगाओगे थोड़ा सा पता चल जाएगा हदजवास कहाँ पर, ये आपको रिफ्ट वैली में बताना होता है। 129 कह रहा है मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। सेकेंड कह रहा है कि मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र था। सही कौन सा है बताइए? देखिए, मध्यकाल में शासक के द्वारा विभिन्न देवी देवता के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाया गया, सही है। मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र हुआ करता था। दोनों कथन सत्य है, तीसरा को यहाँ पर टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किससे रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा था? पहला या दूसरा चैप्टर में ही आपका दिया हुआ है, बताइए। माउंटबेटन को, हेस्टिंग्स को, रिपन को या फिर रेनल को? माउंटबेटन आपने पढ़ा है, हेस्टिंग भी आपने पढ़ा है, रिपन के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। ये जो जेम्स रेनल है इसका नाम ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि बस एक काम के लिए आता है, क्लाइव ने कहा था हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए, बस इसी में इसका नाम जुड़ा हुआ है। चलिए, सूची को यहाँ पर आपको मिलाना है। तो देखिए, खोंड कहाँ पर है बताइए? खोंड आपका है उड़ीसा में। खोंड कहाँ है? खोंड आपको बताना होता है उड़ीसा में है। निशी कहाँ है? निशी, निशी है अरुणाचल प्रदेश में। बंजारा कहाँ पर है? बंजारा आपको बताना होता है महाराष्ट्र में है बंजारा। और गद्दी कहाँ पर है? तो गद्दी आपको बताना होता है कुल्लू, सही जवाब, ठीक है। गद्दी कहाँ है? तो यहाँ पे आपको कुल्लू बताना होता है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है क्या? सामाजिक लोकतंत्र या फिर राजनीतिक लोकतंत्र? बताइए। भारत का संविधान वोट डालने के अधिकार को क्या दर्शाता है? सामाजिक लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र हाँ। वोट देना आपका राजनीतिक अधिकार होता है, तो आप इसे ध्यान रखोगे, ठीक है। 133 पर आइए।
उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई हैं, ताकि उपनिवेश में यानी कि भारत के ही बारे में समझिए ना, कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा चित्र और तस्वीर जो बनाया जाता था, क्यों? इसलिए कि वे अपने उपनिवेश मतलब वे उपनिवेश और वहाँ यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को समझ सके। सेकेंड कह रहा है कि वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए गए जीवन को याद कर सके। क्यों बनवाता था? तो दोनों सही हो जाएगा। वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सकने के लिए। सेकेंड, वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए गए जीवन को याद कर सकने के लिए, दोनों काम के लिए चित्र और तस्वीर बनवाया करता था अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी। 134 में यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं और बताना है वो किस चीज़ के बारे में दिखा रहा है यहाँ पर। तो देखिए, ईदगाह क्या होता है? ईदगाह मुस्लिम संप्रदाय का एक खुला प्रार्थना जगह होता है। यहाँ पर सभी मुस्लिम इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते हैं। तो खुला प्रार्थना घर ये वाला हो जाएगा सही जवाब। दरगाह क्या होता है? दरगाह ना मुस्लिम संप्रदाय में सूफी संत का एक मकबरा हुआ करता है, दरगाह इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कुल दे शेख। कुल दे शेख एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा कहिए कि कोई एक खास जगह या स्थान पर जा कर के ये बंद हो जाता है, इसे कुल दे शेख कहते हैं। इस तरह से सही जवाब है। और खानका क्या होता है? तो खानका होता है सूफी संतों के लिए विश्राम घर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपका पेडागोजी है, बताइए। कह रहे क्या, एक आकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्र को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा? फिर से समझिए सवाल को, तब आंसर को देखिएगा, मिलाइएगा। एक आकलन कार्य, आकलन समझते हैं ना क्या होता है? आकलन करने के लिए, काम करने के लिए छात्र को पृथ्वी के अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्र को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा? भूमध्य रेखा के संबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति को, पृथ्वी के अक्ष को, या फिर पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसे सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है, या फिर पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र के बारे में होगा? अक्षांश और ऊष्मा के बारे में ना, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसे सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है, यही सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की शिक्षिका अपने छात्रों से पूछा, क्या होगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर दे? छात्र के द्वारा दिए गए निम्न उत्तरों में से वैचारिक अस्पष्टता वाला उत्तर क्या है, बताइए। पहला कहता है पृथ्वी के उत्तरी हिस्से को हर समय चरम मौसम का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कहता है पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। तीसरा कह रहा है कि वर्ष की लंबाई बदल जाएगी। चौथा कह रहा है कि भारत में हर समय सुबह के 5:30 का समय होगा, बताइए। तीसरा वाला यहाँ पर सही है। वैचारिक अस्पष्टता वाला उत्तर क्या है? वर्ष की लंबाई बदल जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर जहाँ पर घूमती है वहीं पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? वर्ष की लंबाई बदल जाएगी। कह रहे कि व्याख्यान विधि की आलोचना किन कारणों से की जाती है? व्याख्यान विधि होता है ना, एक्सप्लेनेशन विधि, उसकी आलोचना होती है किस वजह से? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अल्पज्ञ और असावधान शिक्षक व्याख्यान को नीरस एवं बोझिल बना देते हैं। सेकेंड कह रहा है अनर्गल बातों से पाठ की रोचकता कम हो जाती है। तीसरा कह रहा है शिक्षक अपना पांडित्य प्रदर्शित कर देता है लेकिन छात्र उसके ज्ञान से लाभान्वित नहीं होता है। या फिर सभी। व्याख्यान विधि का बुराई है एक, क्या है बताइए? देखिए, शिक्षक अपना पांडित्य स्थापित कर देता है लेकिन छात्र उसके ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। नंबर थर्ड 137 का
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 137 का तीसरा। शिक्षक अपना पाठ, मतलब शिक्षक अपना एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं लेकिन छात्र जो हैं समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? बताइए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? शैक्षिक उन्नयन, छात्र पतन, पाठ्यक्रम में संशोधन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन। छात्र पतन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? छात्र का पतन। शैक्षिक उन्नयन होता है, पाठ्यक्रम में संशोधन होता है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करती है? देखिए, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिविटी है जो राजनीति विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक यानी कि समीक्षा करने को मजबूर करेगा, समीक्षा करेगा, माइंड उसका खुलेगा। बताइए क्या है वह? कह रहा है प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में जो कहा उसके सार पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखना, या फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में दिए गए विचारों को सारांशित करना, या फिर संविधान के सिद्धांतों का हमेशा पालन करने का संकल्प करना, या फिर भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है इस पर चर्चा करना। तो समीक्षा करने के लिए ना आपको प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में जो कहा उसके सार पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखना, ये वाला सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा इसे। 140 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? पहला, छात्रों को भारतीय लोकतंत्र, इसकी संख्याओं और प्रतिक्रियाओं को समझना। सेकंड, छात्र को उनकी समझ से भारतीय संविधान के आदर्शों को समाहित करने के लिए सक्षम करना। तीसरा कह रहा है छात्र को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बीच में अंतर संबंधों के बारे में सक्षम बनाने को कहना। चौथा कह रहा है भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। बताइए क्या होगा सही जवाब? कौन सा उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का क्या उद्देश्य नहीं है? देखिए, छात्र को भारतीय लोकतंत्र, इसकी संख्याओं और प्रक्रियाओं को समझना, ये उद्देश्य है। छात्र को उनकी समझ से भारतीय संविधान के आदर्शों को समाहित करने के लिए सक्षम करना, यह भी है। छात्र को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बीच में अंतर संबंधों के बारे में सक्षम बनाने को कहना, यह भी है। भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना, ये नहीं होगा। चौथा वाला ये नहीं है। करेक्ट, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए किस पर? सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्य व जानकारी को सम्मिलित करने पर, या फिर प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है सामाजिक विज्ञान के सभी संकल्पनाओं, तथ्यों व जानकारी को सम्मिलित करना गलत है। प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके, सही है। दूसरा वाला सही है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दृष्टांतों का उद्देश्य है, क्या है? दृष्टांतों का उद्देश्य होता है छात्रों के समक्ष किसी घटना या चित्र को उपस्थित करना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दृष्टांतों का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के समक्ष किसी घटना का चित्र उपस्थित करना होता है। 143 कह रहा है निम्न में से क्या समस्या समाधान विधि का दोष है? पहला, इसके प्रयोग से छात्र तथ्यों का संग्रह और उन्हें व्यवस्थित करना सीखते हैं। समस्या समाधान विधि का दोष पूछा है। कह रहा है इसके प्रयोग से छात्र तथ्यों का संग्रह और उन्हें व्यवस्थित करना सीखते हैं, या फिर यह विधि पारस्परिक विचारों का समन्वय एवं सहनशीलता की भावना जगाती है, या फिर यह विधि प्राथमिक स्तर के छात्रों हेतु अनुपयोगी है, या फिर इस विधि से छात्रों में सृजनशीलता आती है। देखिए,
समस्या समाधान विधि का दोष पूछा है ना, खराबी, तो ये वाला देखिए, यह विधि प्राथमिक स्तर के छात्रों हेतु अनुपयोगी है। नहीं भाई, उपयोगी होता है, अनुपयोगी क्यों होगा? तीसरा वाला गलत है। समस्या समाधान विधि में ना छात्र तथ्य और संग्रह और उन्हें व्यवस्थित करना उन सबको सीखते हैं। यह विधि पारस्परिक विचारों का समन्वयन एवं सहनशीलता की भावना को भी जगाती है। इस विधि से छात्रों में सृजनशीलता भी आती है। ठीक है, अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी होता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्कृति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है? पहला कह रहा है महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना। सेकंड कह रहा है कि महिलाओं के परिक्षेप को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना। बताइए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्कृति पाठ्य पुस्तक में किस रूप में दिखती है अगर पूछे? तो यहाँ पे तीसरा, पहला और दूसरा हो जाएगा दोनों सही जवाब। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्कृति पाठ्य पुस्तक में किस रूप में दिखती है? महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों को संदर्भ, उनका जो संदर्भ है ये अधिक होना और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना होगा। 145 करेक्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें एकमात्र स्रोत है जिसका उपयोग किया जाए चूँकि पाठ्यक्रम परिमित है। बताइए, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पाठ्य पुस्तक और सामग्री के बारे में क्या सही है? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ना सुझाई गई पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत है, नहीं, गलत है, पहला वाला गलत। एकमात्र स्रोत क्यों होगा सामाजिक विज्ञान में? सेकेंड क्या कह रहा है? सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक है चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। तीसरा कह रहा है पूरक सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षकों के लिए अनावश्यक बोझ है। बताइए 145 का क्या होगा सही जवाब? पहला तो आपको बता दिया गया गलत था। तो देखिए, शिक्षकों के लिए अनावश्यक बोझ है या यह वाला बात सही है। ठीक है, सुझाई गई पाठ्य पुस्तक कई स्रोतों में से एक है चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे बस ना 1 सेकेंड, क्या कह रहे हैं? अनावश्यक बोझ कह दिया हम, अनावश्यक बोझ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक है चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत सारे संदर्भ को हम लोग शामिल करेंगे सामाजिक विज्ञान में खास करके, तभी तो नॉलेज बढ़ेगा। नंबर 4 यानी केवल दूसरा सही है। कह रहे हैं विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए? पहला कह रहा है आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापन को संज्ञान में लेना, किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मकता को लेना, या फिर आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण कि कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है, या फिर विज्ञापन के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना करना। बताइए क्या होगा सही जवाब? देखिए यहाँ पर समझिएगा क्या कहा, विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में कौन सी योजना और कौशल पर जोर देना चाहिए? कह रहा है चौथा को देखिए, तो विज्ञापन के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना आप करोगे? नहीं, एकदम नहीं। चौथा को आपको कट करना है, बस चौथा कट होगा तो ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, आंसर आ गया। आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापन को संज्ञान में लेंगे, फिर किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापन में सृजनात्मकता और आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण कि कैसे यह हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है, इस पर भी आप जोर दोगे, लेकिन विज्ञापन के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना करना को नहीं लोगे, नहीं शामिल करेंगे, इसको नहीं समझाएंगे। मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए?
मानचित्र विषय पर चर्चा करना हो तो दूरी एवं अनुमान से नक्शा बनाएंगे, रेखाचित्र और यथार्थ मापन करेंगे, दिशा और अवस्थिति करेंगे, चिन्ह और रंग डालेंगे। बताइए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पहला, दूरी एवं अनुमान से नक्शा बनाना सही है। रेखाचित्र और यथार्थ मापन जरूरत नहीं है इसकी। दिशा और अवस्थिति की जरूरत पड़ेगा, चिन्ह और रंग का जरूरत पड़ता है। पहला, तीसरा, चौथा, नंबर 3 यहाँ पर सही है। जो समाज को आवश्यक नहीं समझता, ध्यान दें, जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वह या तो भगवान है या पशु। यह कथन किसका है? अरस्तू का है। नंबर 4 राइट आंसर है। जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वह या तो भगवान है या पशु। ये अरस्तू के द्वारा कही गई बात है। कह रहा है कि परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता है क्या? देखिए, परिवीक्षित अध्ययन की विशेषता पूछ रहा है। पहला, इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहता है। दूसरा, विद्यार्थी में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। तीसरा, इसमें विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार विषय सामग्री प्रदान की जाती है। चौथा, कह रहा है उपरोक्त सभी। परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता क्या होती है? तो ध्यान देंगे, परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता में आपको इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहता है यानी कि एक्टिव रहता है। ठीक है। सेकेंड, विद्यार्थी में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। तीसरा, इसमें विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार विषय सामग्री प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। 150 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जा सकते हैं। पहला, कह रहा है इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना। दूसरा, इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थिति के बारे में जानना और उसकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना। तीसरा, विद्यालय में विभिन्न शिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करना। बताइए, कह रहा है कि विद्यार्थी में अन्वेषण कौशल, अन्वेषण का मतलब आप लीजिए ना कि खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, इस तरह के सेंस में कह रहा है, और विभिन्न शिल्प केंद्र की ऐतिहासिक समझना है। अलग अलग शिल्प केंद्र की ऐतिहासिक समझ को जानना है। तो बताइए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कार्य किया जा सकता है। देखिए, विद्यालय में विभिन्न शिल्प उत्पाद की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करोगे? नहीं, स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करेंगे तो बच्चा आएगा, मतलब बच्चा के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तीसरा वाला कट करेंगे। तीसरा, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट। ऑप्शन आपका आ गया नंबर 1। इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उसकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना सही है। इन केंद्रों में अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उसकी तुलना में एक रिपोर्ट के रूप में लिखना, यह भी सही है। पहला दूसरा कथन सत्य है, यानी कि विकल्प 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे SST यानी कि पेपर 2 का जो आपका 60 सवाल था बता दिया गया। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आपसे आशा करेंगे कि आप में से जो भी लोग CTET की तैयारी कर रहे हैं, हर कोई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 थंबनेल शो कर रहा है। अभी तक आपने इन दोनों में से जिस भी क्लास को नहीं देखा है, अभी ही टच करके देख लीजिए।